हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। आज के अपने रेलवे साइंस स्पेशल बेंच की शुरुआत हो रही है और सभी साथियों का जो है इसमें स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपका रेलवे साइंस स्पेशल बेंच है, ये आपकी कौन कौन सी एग्ज़ाम कवर करेगा, सबसे पहले अपन जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और दोस्तों साथ ही में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बेंच रहने वाला है। और प्यारे दोस्तों, एसएससी जेई की भी जो साथी तैयारी कर रहा है वो इस बेंच से अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकता है। तो दोस्तों सभी साथी जो है अपने जुड़ जाइए और सभी जो है अपने साथी गणों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथी जो हैं जुड़ जाएं और कंटिन्यू अपन करते हैं। सो गाइस, आज का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोस्तों, इसके द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अब दोस्तों इससे जितने भी आप हमारी एग्ज़ाम की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी अपन जो हैं उनको अपन अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और साथ ही में दोस्तों इसका एनालाइज भी करेंगे। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि इसके अंतर्गत इसमें क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में काफ़ी कमी आई। दोस्तों क्यों कमी आई, इसका कारण हम नीचे देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस खोज यानी दोस्तों पेनिसिलिन की खोज से दोस्तों क्या हुआ, एंटीबायोटिक दवाओं की शुरुआत करने से क्या हुआ, संक्रमण से होने वाली जो मौतों की जो संख्या है उनमें डिक्रीज हुआ, यानी दोस्तों उनमें कमी आने की जो है पॉसिबल हो गई, यानी संभावना उसमें हो गया। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि पेनिसिलिन में जीवाणु किस प्रकार से रोकता था, कैसे ये काम करता था, उसके बारे में जानते हैं। तो जीवाणु को कैसे रोकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये क्या करता है, पेनिसिलिन जीवाणु को पेप्टिडोग्लाइकन को संश्लेषित करने से जो क्या कर देता है, कोशिका की दीवार में एक अणु जो दीवार को वह शक्ति प्रदान करता है, यानी उसको क्या दे देता है, पावर यानी इम्यूनिटी उसको दे देता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन जानते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने की पूरी पूरी संभावना है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी साथी जो है कमेंट भी कर सकते हैं कि आनुवंशिकी का जनक का नाम क्या था। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रेगर मेंडल दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों सभी साथी जो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्या क्वेश्चन है, टीका यानी दोस्तों जो रेबीज टीका है उसको विकसित किया गया था, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिसके द्वारा इस रेबीज टीके को विकसित किया गया। सो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, लुई पास्चर जी ने दोस्तों इसका रेबीज टीके का आविष्कार किया या विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा हूँ और आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, विकास का जनक दोस्तों किसको कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, चार्ल्स डार्विन को क्या कहा जाता है, विकास का जनक कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों इन सभी को आपको अच्छी तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है ताकि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए और कंटेस्ट आपके दिमाग में ये रम जाए। तो प्यारे दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों जिन भी साथी को पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनेगा और अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विलियन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों इनसे जितने भी अपने जो क्वेश्चन अपनी परीक्षा में आ सकते हैं, इसके आसपास में जितने भी अपने क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन एक गहराई से अच्छी तरीके से यानी कि दोस्तों बिल्कुल अपन ये कह सकते हैं कि बारीकी से अपन जो है चीज़ों को लेकर चलेंगे ताकि अपन जो है सही ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ, यानी कोई भी दोस्तों 1% भी अपनी कमी न रहे।
तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिरकार मिश्रण होता क्या है। तो प्यारे दोस्तों, मिश्रण यानी एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक से अधिक प्रकार के शुद्ध रूप से बनते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है, और पॉसिबल हो सके तो आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अपन और जानते हैं इसके बारे में। तो विलयन के घटक, यदि हम बात करें तो विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं। प्यारे दोस्तों, विलयन के दो घटक होते हैं। वैसे यदि बात की जाए तो मुख्य रूप से इसके दो घटक होते हैं, जिसमें पहला दोस्तों विलायक होता है और दूसरा एक विलय होता है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिरकार विलायक होता क्या है। तो विलायक के बारे में अपन जानेंगे। प्यारे दोस्तों, विलायक का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, विलयन का वह घटक जो उसमें अन्य घटक को विलीनता यानी दोस्तों उसको मिला देता है। और दोस्तों, ये ज़्यादातर जो है वो आम मात्रा पर बड़ी मात्रा में दोस्तों ये मौजूद घटक है। मतलब विलायक जो है वो हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, मतलब बड़ी मात्रा में बिगेस्ट जो क्वांटिटी के रूप में होगा वो विलायक होगा। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है और जहन में डाल लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करते हैं विलय के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, विलय क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, विलय जो होता है वो क्या होता है, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुल जाता है, उसमें मिल जाता है। और दोस्तों, जो विलय होता है दोस्तों वो आमतौर पर यानी इसको जो है कम मात्रा में ये घटक अपने मौजूद होता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। और दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सभी साथी जो हैं सभी साथियों को जो वीडियो है वो शेयर कीजिएगा, वीडियो की लिंक जो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि सभी साथी जो हैं वो जुड़ जाएं और इस बैच को जो है प्रॉपर ढंग से पूरा करो। यानी कि दोस्तों, इसको आप सीरियस रूप में नहीं करेंगे तो इस बैच की कोई मतलब नहीं रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, दबा के शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करते रहें। तो प्यारे दोस्तों, अपन नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं और नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुड़ी हुई हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिश्रण को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्यारे दोस्तों, मिश्रण को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला जो होता है वो क्या होता है, एक तो विषमांगी मिश्रण होता है, और चले हाथ जो है विषमांगी मिश्रण के बारे में भी हम जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन लूँगा उस क्वेश्चन की मैं जो है अच्छी तरीके से मतलब आपको इस प्रकार से करवा दूंगा कि उस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, अच्छी तरीके से आपका जो है बिल्कुल याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं विषमांगी क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक जो रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि मिश्रण के दो रूप होते हैं। तो विषमांगी के मिश्रण के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन दोस्तों यदि बात की जाए समांगी मिश्रण के बारे में, तो समांगी मिश्रण में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, विलयन के प्रत्येक भाग के गुण उपस्थित होते हैं। यानी कि समांगी मिश्रण में क्या होता है, जो विलयन होता है उसके प्रत्येक भाग उसमें प्रेजेंट होंगे, आपको उसमें मिल ही जाएंगे। तो वो होता है, ये तो इसकी जो है इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात हो गई। लेकिन यदि कई साथी ऐसा कहेंगे सर यदि हम समांगी मिश्रण की परिभाषा बताएं तो कैसे होगा, तो समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण हो, वही क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। इस प्रकार से आप जो है इसकी स्पेलिंग, इसकी जो डिफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है उसको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी धातु है जो सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, सिल्वर यानी दोस्तों Ag होता है इसका
जो प्रतीक प्रतीक होता है वो Ag होता है सिल्वर, यानी दोस्तों चांदी ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गोल्ड। यानी कि दोस्तों सोना जो होता है Au जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह होता है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं, इसके आसपास में जितने भी जो हैं अपन देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि बात करें दोस्तों कि अभिक्रियाशीलता पैमाना कैसे काम करता है, इसका क्या कार्य होता है। तो प्यारे दोस्तों अभिक्रियाशीलता पैमाने में क्या होता है, इसमें नीचे की ओर जाते हैं दोस्तों धातु या फिर तत्व जो होते हैं वो धातुओं की इलेक्ट्रॉन दान करने की संभावना कम हो जाती है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से अपन बात करते हैं अभिक्रियाशीलता पैमाने की और अधिक जानकारियाँ लेने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं की श्रेणी जो होगी वो दोस्तों कहाँ पर होगी, वो निचले भाग में होगी। और दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कहाँ पर होंगी, तो सबसे अभिक्रियाशील धातुएं जो होंगी वो शीर्ष पर होंगी, यानी दोस्तों टॉप पर होंगी, एकदम से टॉप पर यानी ऊपर शीर्ष पर होंगी। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन बात करते हैं कि अभिक्रियाशील श्रेणी कैसी रहती है। तो प्यारे दोस्तों अभिक्रियाशील श्रेणी के अंतर्गत यदि बात की जाए तो सिल्वर जो होता है दोस्तों यानी Ag जो होता है वो गोल्ड से पहले आता है, यानी गोल्ड से पहले आएगा, यानी दोस्तों Au से पहले आएगा। वैसे भी दोस्तों यदि आपको ये याद नहीं रहता तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप नोटिस करो कि अभिक्रियाशील श्रेणी में सिल्वर Ag जो होता है वो गोल्ड से पहले आता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो G है और इसका जो U है, आप ये दोस्तों ट्रिक लगाओ कि G पहले आता है कि U पहले आता है। तो प्यारे दोस्तों U पहले आता है, इसका मतलब सिल्वर पहले आ गया, और U बाद में आता है तो इसका मतलब गोल्ड बाद में आएगा। तो प्यारे दोस्तों इन छोटी छोटी ट्रिकों के साथ भी हम जो है क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। प्यारे दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस न रहे। क्योंकि दोस्तों वीडियो से यानी सब्सक्राइब करने से आपका जो है नोटिफिकेशन आता है, यदि आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो आप कोई भी वीडियो से मिस नहीं रह पाते हैं फिर। तो सभी से एक बार छोटी छोटी चीज़ों का इनका ध्यान में रखें प्लीज़। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, ये थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे हमें भी हमारे जो काम करते हैं उन पर हमारी जो टेक्निकल टीम होती है उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारी जो मेहनत है वो काम में आ रही है, उनको भी ऐसा महसूस होता है, उनको भी ऐसा फील होता है। तो प्यारे दोस्तों जुड़े रहिए और अपन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु होगी दोस्तों, अधिक अभिक्रियाशील धातु जो पहले आएगी, यानी पहले कौन आई, तो पहले Ag आई, इसका मतलब अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो Ag ही होगा। तो यहाँ पर ये जो है सिल्वर गोल्ड से पहले पहले नहीं दोस्तों, यहाँ पर पहले की जगह पर यहाँ पर आप अधिक कर लो, अधिक अधिक कर लो, यानी सिल्वर जो है वो गोल्ड से अधिक होती है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है, यानी Au अपन इसको कह सकते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनों की जो संरचना होती है, इसका जो बाह्य इलेक्ट्रॉनों की जो संरचना होती है वो क्या होती है, 5d10 और 6s1। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में कर लो, लिख दो ताकि सभी के याद हो जाए अच्छी तरीके से। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं और अपन जानते हैं यहाँ पर दोस्तों 5d इलेक्ट्रॉन इस प्रकार पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें अभिक्रिया के लिए आसानी से उपलब्ध हुए इलेक्ट्रॉनों या कक्षकों की कमी होती है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों इसके और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, यानी दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर
बढ़ते हैं तो अभिक्रियाशीलता और धातुओं की जो अपचायक प्रकृति होती है, दोनों ही दोस्तों क्या होती है, वो मजबूत होती है, यानी दोस्तों स्ट्रोंग होती हैं। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपन नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं और नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। दोस्तों, सबसे मजबूत अपचायक कौन रहेगा, इसको बारे में भी अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता श्रेणी के जो शीर्ष पर स्थित जो धातु होती है, वो क्या होगी, सबसे अधिक मजबूत अपचायक के रूप में काम करेगी। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों, अपन जानते हैं इसकी विद्युत धनात्मक गुण के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि विद्युत धनात्मक गुण की बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जो श्रेणी के निचले भाग से, यानी जो नीचे से दोस्तों ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तत्वों का मजबूत होता है जाता है, क्या उसका विद्युत धनात्मक गुण है वो मजबूत होता जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। और दोस्तों, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से यदि इसकी बात की जाए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संक्षारित होने या धूमिल होने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार से काम करती है। तो प्यारे दोस्तों, संक्षारित जो होती है वो ऊपर और जब होती है स्थित धातुएं भी जल्दी से, जब ऊपर की ओर स्थित धातु, मान लो ये ऊपर की ओर कोई धातु है, जैसे Au या फिर Ag, जो भी कोई भी धातु है वो ऊपर की ओर स्थित है और वो धातुएं जल्दी आ जाती हैं, नीचे की तरफ आ जाती हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, यानी संक्षारित होने या धूमिल होने की प्रवृत्ति होती है। आई होप सभी साथी समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त होती है, इसके बारे में भी जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के ऊपर की श्रेणी की सभी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर दोस्तों हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, एक हृदय चक्कर में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एक बार दोस्तों गुजरता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर भी एक बार हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम जानते हैं इसके जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनके बारे में। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक बार जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या कारण है, आपके भी मन में आ गया होगा कि क्या कारण है एक ही बार जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका कारण भी हम जानेंगे अच्छी तरीके से। मैंने बोला ना, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन लाऊंगा तो उसको अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम ही करूँगा, अच्छी तरीके से उसको बारीकी से समझाऊंगा। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें देखें, पहले ऑक्सीजन रहित रक्त आलिंद में जाता है और फिर नीले में और गलफड़ों की ओर पंप हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से वो एक ही बार जाता है। प्यारे दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों, अपन जानते हैं इसके अगले इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, देखो, सबसे पहले यदि बात की जाए, मछली के हृदय में दो कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, किसी भी साथी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आलिंद होता है और एक कौन सा होता है, नीले होता है। ये दो उसके हृदय में दो कक्ष होते हैं, तो इनको भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में। तो अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोस्तों ये एक दिशाहीन रक्त प्रवाह करता है। क्या कारण है कि ये एक दिशाहीन रक्त प्रवाह करता है, तो इस कारण को भी अपन जानेंगे। इसमें दोस्तों क्या होता है कि कक्षों के बीच वाल्व और बल्बों को छोड़कर सभी कक्षों के संकुचन हृदय के माध्यम से होता है, जिसके कारण ये जो इसका जो प्रवाह होता है वो दिशाहीन रक्त प्रवाह अपन इसको कह सकते हैं।
इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। तो अपन इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों अपन इसके बारे में जानते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या बन सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उभयचरों और सरीसृपों का जो हृदय होता है वो कितने कक्ष का होता है। तो उभयचरों और सरीसृपों का जो कक्षीय होता है, किसी भी साथी को यदि उसको याद है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ताकि उसके और अच्छा रिमेंबर हो जाए और अच्छा उसके पक जाए दिमाग में और अच्छी तरीके से दिमाग में उसको घोट लो प्यारे दोस्तों, तो इसका हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि मनुष्य के जो कक्षीय हृदय होता है उसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों, 4 कक्षीय होते हैं। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। दोस्तों पक्षियों की बात की जाए तो पक्षियों के दोस्तों कितने कक्षीय होते हैं, तो पक्षियों के दोस्तों 4 कक्षीय हृदय होते हैं। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। अच्छी तरीके से ध्यान में कब रहेंगे, जब आप इनको अच्छी तरीके से सुनोगे, अच्छी तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखोगे या फिर अपने नोट्स बना लीजिए, इनको बार बार सुनोगे, बार बार इनको रिवाइज करोगे, तब ये अच्छी तरीके से याद होंगे। प्यारे दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या कमी रह गई, क्या इसमें बदलाव लाना है, क्या इसमें चेंजमेंट करना है। मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपके कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो प्यारे दोस्तों इन सभी बातों को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। सो गाइस इसी प्रकार से यदि आप जीके का और साइंस का मैंने दोस्तों दोनों की बैच शुरू कर दिए हैं और इन बैचों को आप अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको लगातार हमारे साथ जुड़ना होगा। तो प्यारे दोस्तों जुड़ने के लिए आपको वादा करना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्या आपके जुनून है, क्या आपकी पॉजिटिविटी में क्या सोच है। तो सभी जो है आपके जितने भी विचार हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आप सभी लिख दीजिएगा, जो भी डाउट है उनको मैं ले लूँगा। तो प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।